हाँ जी बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम आज शुरू कर रहे हैं सीयूईटी के लिए चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन, राइट। एंड शॉर्ट नोट मेकिंग के लिए रजिस्टर्स वगैरह जो है वो तैयार कर लो। अगर आपके पास हमारे पहले से ही नोट्स वगैरह हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, बट सिंस वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर आप लोगों के साथ, तो अब हम इसको सीयूटी के लिए एक बार रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज करने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब हो गया रिएक्शंस और काइनेटिक्स का मतलब हो गया रिएक्शंस का मोशन या फिर रिएक्शंस की स्पीड, ठीक है। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, ये वो वाली ब्रांच है जो रिएक्शन की स्पीड्स पे डिपेंड करती है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं और उसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं और अफेक्ट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन की स्पीड हमारे पास रिएक्शंस जो हैं वो तीन टाइप की होती हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सी फास्ट रिएक्शन है, कौन सी स्लो है, कौन सी मॉडरेट है। ये सिंपली एक कंपैरिजन है। जैसे एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वो सॉल्ट एंड क्या दे देती है, वाटर, हाईली फास्ट रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ AgCl और NaNO3 दे रहे हैं, फास्ट रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन में हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन या करोजन, जिसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, ये एक स्लो रिएक्शन है। और मॉडरेट स्पीड के अंदर हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकॉम्पोजिशन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस, राइट। देन हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं रिएक्शन की स्पीड को। तो रिएक्शन की स्पीड को बेटा हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, इन शॉर्ट ROR, या फिर आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, रेट। तो बेटा रेट जो है वो कैसे लिखा जाता है, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट या कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कैसे चेंज हो रही है उसकी हम बात करते हैं। तो चेंज को बेटा, कॉन्सेंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा से। ये हो गया डेल्टा टी। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम कैसे लिख देते हैं, डेल्टा पी। ये हो गया बेटा डेल्टा टी से। इसके यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर टाइम, जहां पे टाइम सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेस क्या है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम इस चैप्टर में स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और चेंज कैसे निकालते हैं, हमेशा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हम बात करते हैं, लेट सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है जहां पे ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन ए के रिस्पेक्टिव क्या होगा, तो समय के साथ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती रहती है। तो इट इज डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। इसीलिए बेटा इसके आगे हम एडिशनली पहले से ही नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आती है। तो जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो टेक्निकली आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कम माइनस ज्यादा। तो 2 - 3 अगर मैं करूंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमें रिएक्टेंट के लिए पहले से ही एक एडिशनल नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ कम होती जा रही है और ग्राफ जो है वो नीचे जाता जा रहा है। इस कर्व का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है, रेट बन जाता है। वैसे ही अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो बेटा इट इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज बी। और बेटा यहां पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ती है, इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, एरो ऊपर की तरफ आ गया, और इसके अंदर आपको नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो प्रोडक्ट शुरुआत में क्या होता है बेटा, जीरो। और रिएक्टेंट के साथ बेटा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, राइट। तो बेटा इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमारा ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब भी आएगा आपको उसके आगे एडिशनली एक नेगेटिव साइन जरूर लगाना है। तो क्या सिग्निफिकेंस है नेगेटिव साइन का, रेट ऑफ द रिएक्शन को पॉजिटिव बनाना है,
क्यों? क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होता है? रिएक्टेंट्स के केस के लिए होता है। ऐसे ही a प्लस बी गिव्स यू 2c, तो बेटा इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नेगेटिव चेंज इन कॉन्क ऑफ a which is equivalent to negative change in conc of b upon delta t which is equal to half change in conc of c upon delta t। अब यहां से हमें क्या शिक्षा मिली कि भाई जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है? रेसिप्रोकल बन जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारी एक्चुअल रिएक्शन हो गई, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे? नेगेटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम विच इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन 1/3 चेंज इन कॉन्क ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम which is equal to half change in conc of NH3 upon change in time हो जाता है, right? Then types of rate of reaction क्या होता है? एक होता है हमारे पास एवरेज रेट और दूसरा हमारे पास क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट के अंदर टाइम गैप थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आप निकाल सकते हैं, इसमें टाइम गैप ऑलमोस्ट बहुत छोटा होता है, इक्वलेंट टू 0 होता है। तो जो डेल्टा का सिंबल है वो किससे रिप्लेस हो जाता है बेटा? डी से रिप्लेस हो जाता है। हम प्रेफर इंस्टेंटेनियस रेट करते हैं, ये ज्यादा बेटर होता है, पर एनसीईआरटी खुद ही कई जगह पे इंस्टेंटेनियस रेट के साथ साथ एवरेज रेट भी इस्तेमाल कर रही है, तो इट इज ओके। अब इसी को अगर हमें रेट ऑफ द रिएक्शन के तरीके की बजाय हमको थ्योरेटिकली लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अब सिंस ये वाला जो 2 है वो रेसिप्रोकल में आ जाता है, तो ये ऑपोजिट साइड पे जब आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए which is equal to twice the rate of disappearance of B which is equal to rate of appearance of C, है ना? This is with reference to this reaction, है ना? यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेसिप्रोकल हो गया। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डिसअपियरेंस जो है वो डबल हो जाती है, तब जाके सी जो है वो क्या करता है? अपीयर करता है। ऐसे ही हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है बेटा, इसको आपको रेट करना है, एक्सप्रेस। आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इसको ले लेंगे, इसके अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसमें भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसमें भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन नहीं आएगा, 1/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? हमारे प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, देन हमारे पास ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और हम असाइनमेंट में करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, ये 6 फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन को रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ 3 ही है, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा क्या है? टेम्परेचर, तीसरा क्या है? कैटलिस्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है? सरफेस एरिया कितना ज्यादा है, रेडिएशन है कि नहीं है, ये भी अफेक्ट करते हैं, पर हमारे कोर्स में 3 है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सर हाँ जी, सर ये बाकी के तीनों डिलीटेड थे या फिर है ही नहीं? नहीं है ही नहीं है ये, बट जब हम एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर इनका इंपॉर्टेंस जो है वो आ जाता है, ओके सर। मतलब जेई मेंस के लिए करते हैं तो वो उसमें पार्ट बन जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर की, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब इससे पहले जब हम रेट को एक्सप्रेस कर रहे थे, तो हम जो है रेट के एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को ले रहे थे। ये देखो, रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, है ना? तो रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, रिएक्टेंट भी स्टडी कर रहे हैं, साथ में प्रोडक्ट भी स्टडी कर रहे हैं। देन हमने रियलाइज किया कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा। तो फिर हमने कहा कि इट इज बेटर टू स्टडी ओनली रिएक्टेंट रादर देन स्टडिंग प्रोडक्ट ऑल्सो। तो इसलिए हमारे पास अब इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये देखो बेटा। लेट्स सपोज A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B रिएक्ट विद C मोल्स ऑफ C, जो हमें क्या दे रहा है बेटा? प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट स्टडी करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट तो डिपेंड करता है रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा। तो अब हम इसमें रेट कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन सारे रिएक्टेंट्स का रेज टू द पावर
उनका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जो भी उनका कोएफिशिएंट होगा वो उनकी पावर बन जाएगा, और जो जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आप ये हटाते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं के। ठीक है, तो अब रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट एक्चुअली रेट ऑफ द रिएक्शन ही होता है। रेट कांस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन ही होता है जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन सबकी मिलाकर बेटा कितनी होती है, 1 होती है। इज दैट क्लियर? तो इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। देन हम बात करते हैं तो सर रेट कांस्टेंट के अंदर और रेट ऑफ द रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? कहते हैं रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो किसके बराबर होता है, रेट के बराबर, जब हर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 1। और रेट कैसे निकालते हैं? इट इज द चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होती है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, और डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे। लेकिन रेट जो होता है वो टाइम पे डिपेंड जो है वो करता है ना, और वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, देन इसके यूनिट जो है वो कौन डिपेंड करता है, किस टाइप के रिएक्टेंट इस्तेमाल किए हैं, इसके यूनिट फिक्स्ड होते हैं, मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है भाई। देन आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस्तेमाल होगा बेटा जब आप किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ को लिखते हैं बच्चे। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये कैसे आ रहा है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। मतलब मैंने रिएक्शन को देख के ही एक्सप्रेशन जो है वो लिख दिया। ये असली रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि असली रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली। इज दैट क्लियर? वो हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल हो गया बेटा, ये एक एक्चुअल एग्जांपल है जिसके अंदर 2NO2 किसके साथ कंबाइन कर रहा है, F2 के साथ। क्या दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ NO2F दे रहा है। अब अगर मैं इस रिएक्शन की शक्ल देख के, है ना, एक्सप्रेशन लिखता हूं तो बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 होल रेज टू द पावर 2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ F2। लेकिन एक्चुअली में, असलियत में जब हम इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगा कि एक्चुअली रिएक्शन के अंदर पहले NO2 किसके साथ कंबाइन करता है, F2 के साथ। मतलब इट इज ओनली 1 NO2 which combines with 1 F2, ना कि 2 NO2 combines with 1 F2। ऐसा नहीं होता। तो कंटेनर में मॉलिक्यूल 3 जा रहे हैं, लेकिन रिएक्ट करने वाले तीनों मॉलिक्यूल नहीं होते। रिएक्ट करने वाले सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें से एक कौन होता है, NO2, और एक कौन होता है, F2। इज दैट क्लियर? तो ये रेट लॉ जो है हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तब स्टडी करते हैं, इसीलिए ये होता है असली रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अब सवाल उठता है कि सर क्या वो हमें देंगे? यस, वो हमें ये रेट लॉ एक्सप्रेशन देंगे, और अगर वो देंगे तो हमसे वो और कुछ चीजें एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर कुछ और देंगे तो हमें ये रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो अब जरा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और फिर बाद में दोबारा स्टडी करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन को। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, ये क्या कहता है? कहता है किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने स्पीशीज आपस में रिएक्ट करती हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, उसे कहते हैं बेटा मॉलिक्यूलैरिटी। क्योंकि इन्हीं को कोलाइड करके रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। अगर कोई भी रिएक्शन एक स्टेप के अंदर होती है उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप के अंदर होती है उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का ये देखो बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन अमोनियम नाइट्राइड एक ही स्टेप के अंदर N2 और क्या दे देती है, 2H2O। कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, एक, इसलिए ये क्या हो गई, यूनिमॉलिक्यूलर। एक ही स्टेप के अंदर 2 HI के मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके H2 और I2 दे देते हैं, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, बायोमॉलिक्यूलर। और एक ही स्टेप के अंदर 2 NO आपस में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके NO2 देते हैं,
तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ट्रायल मॉलिक्यूल, राइट। तो ये सारी की सारी तीनों रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शंस है, एक ही स्टेप के अंदर हो रही है, और कितने रिएक्टिंग स्पीशीज उनके रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। लेकिन जब कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप के अंदर होती है, राइट, तो मल्टी स्टेप के अंदर आप हर स्टेप की इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो निकालते हैं। जैसे अब ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट ये हो गया, 6 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो दुनिया को लगता है कि ये क्या 10 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो हम डालते रिएक्टेंट के अंदर क्या है बेटा? 10 मॉलिक्यूल्स, बट सबसे पहले कोई 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर रिएक्शन शुरू करके बेटा आगे रिएक्शन को बढ़ाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि ये जो रिएक्शन का जो ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर का मतलब हो गया 2 मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, थर्ड ऑर्डर का मतलब होता है 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो सर फिर ऐसा क्यों होता है कि कम मॉलिक्यूल्स ही इन्वॉल्व होते हैं? क्यों बेटा? क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो है एक कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर होती है, और इस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर छोटे 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 क्या होते हैं बेटा? पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सीव्स कहते हैं। पोर्स या क्या कहते हैं बेटा? सीव्स कहते हैं। ये सीव्स इतने छोटे होते हैं कि इसके अंदर 1 2 3 मॉलिक्यूल ही जा सकते हैं, इससे ज्यादा मॉलिक्यूल जा नहीं सकते। इस वजह से रिएक्शन का जो ऑर्डर है कभी भी इतना बड़ा नहीं आता। तो वो दिखती है कि रिएक्शन बड़ी जबरदस्त कॉम्प्लेक्स होने वाली है, नहीं, पर दिखने में अलग होती है। ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो हमेशा क्या आता है? छोटा आता है, क्योंकि कैटलिस्ट के सरफेस पर जो सीड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। वो छोटे सीड्स जो होते हैं कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही अंदर एंटर करने देते हैं बेटा। समझ में आ गया? तो अब हम इसके अंदर बात करते हैं मैकेनिज्म की। जब भी कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, तो उस मल्टी स्टेप रिएक्शन का जब आप मैकेनिज्म लिखते हैं, तो उस मैकेनिज्म में ध्यान रखना एक स्टेप ऐसा होता है जो सबसे स्लो स्टेप होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और यही स्टेप जो होता है रिएक्शन की स्पीड डिटरमाइन करता है। इसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एक बार ये स्टेप हो गया, उसके बाद रिएक्शन जो है वो फटाफट जोर से भागती है, ताकि वो प्रोडक्ट जो है कंप्लीटली बना सके। तो किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमें ढूंढना होता है बेटा, वो कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप, जो क्या होता है बेटा? रेट डिटरमाइनिंग होता है। समझ में आ गया बेटा? हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। तो अब हम आगे देखते हैं बेटा। लेट अस टेक अप सम एग्जांपल्स, और हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो बेटा, हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, इसका हमें रेट दे दिया गया है, ठीक है। ये एक्चुअल रेट जो है कैसे है बेटा? बाय एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? सबसे पहला स्टेप मेरे पास आएगा, स्टेप 1। उस स्टेप के अंदर बेटा रेट के अंदर जो जो रिएक्टेंट है वो मैं सारे ले लूंगा। तो ये क्या आ गया? NO2। ये क्या आ गया बेटा? F2। इन दोनों रिएक्टेंट से मैं कोई प्रोडक्ट बना सकता हूं? यस, मैं इसके अंदर एक NO2F जो है वो बना सकता हूं। जब मैं इन सब में से एक NO2F बनाता हूं, तो मेरे पास एक फालतू क्या बच जाएगा बेटा? F बच जाएगा। तो मैंने इस F को लिख दिया। अब सिंस ये स्टेप मैंने रिएक्शन के रेट को देख के लिखा है बेटा, इसलिए ये स्लो स्टेप है, और यही स्टेप जो है बेटा वो क्या है? रेट डिटरमाइनिंग। ठीक है। अब आता है मेरे पास दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर बेटा जो जो चीजें मुझे नहीं चाहिए, इसमें से मैं वो ले लेता हूं। एक तो मुझे F नहीं चाहिए, है ना, प्रोडक्ट में। दूसरा, मेरे पास यहाँ पे 2 NO2 थे, कितने कंज्यूम हो गए? एक एक मेरे पास बच गया, तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। F2 मेरे पास एक था, वो मैंने कंज्यूम कर लिया। इन दोनों से अब मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊंगा? NO2 है। ये F कैंसिल हो गया। आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन है। तो आपको
हम क्या दे देंगे बेटा, एक रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, ये देखो बेटा, ये हमने रिएक्शन दे दिया और हमने उसका एक्सपेरिमेंटल रेट दे दिया। इस एक्सपेरिमेंटल रेट से आप दो स्टेप की रिएक्शन जो है हमारे पास बना लो। इज दैट क्लियर? स्टेप वन कहां से आता है, रिएक्शन के रेट से। जो जो चीजें हैं उन सबको लिख लो बेटा। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे 2 मोल्स ऑफ NO2 चाहिए और मुझे एक H2 चाहिए। इससे मैं क्या क्या प्रोडक्ट बना सकता हूं, मैं एक N2 बना सकता हूं, मैं एक H2O बना सकता हूं और मेरे पास फालतू क्या बन गए, 3 ऑक्सीजन। अब ये कौन सा स्टेप हो जाएगा, स्लो। तो इसलिए बेटा ये स्टेप कौन सा हो गया, रेट डिटरमाइन। अब इसमें से मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, मुझे N2 चाहिए, मुझे H2O चाहिए, मुझे 3 ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और रिएक्टेंट के अंदर मेरे पास 2 NO2 थे, मैंने यूज कर लिए। 4 H2 थे, मैंने एक यूज कर लिया। 3 H2 मेरे बच गए, तो मैंने यहाँ पे 3 H2O बना दिए। आप इनको ऐड करेंगे, हमारे पास स्टेप आ जाएगा। तो पहला स्टेप फास्ट स्लो स्टेप होता है और दूसरा कौन सा हो जाता है, फास्ट स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन में वो हमको रेट फाइंड करने को बोल देंगे, कैसे, वो ये दो रिएक्शन दे देंगे और हमें रेट के ऑप्शन दे देंगे, या फिर उनको ये दो देने पड़ेंगे बेटा हमको, रिएक्शन और रेट, और वो कह देंगे कि उसके स्टेप्स ढूंढो कौन से सही। तो इधर वेज आ जाएगा, तो यहाँ तो ये दोनों से वो ये पूछ लेंगे या फिर इन दोनों को देकर वो ये पूछ लेंगे। समझ में आ गया बेटा, जस्ट यस। मीट ऑल ओके है ना। चलो ठीक है। तो हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल था, ठीक है, जो आप खुद कर सकते हैं। मैं हटा देता हूँ अगर इनको। तो ये देखो, ये रिएक्शन दे दिया, रेट दे दिया और हमें स्टेप्स लिखने को बोल देंगे। देन हम बात करते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। याद है बेटा, हमने अभी एक एक्सपेरिमेंटल रेट लिखा था। इस एक्सपेरिमेंटल रेट का हमने बेटा एक्सप्रेशन लिखा था। इस एक्सप्रेशन में जो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आते हैं उन सबको अगर ऐड कर देते हो, उसको कहते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर में आप A प्लस बी प्लस सी कर देंगे। अगर आपको इंडिविजुअल ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कितना आएगा, छोटा है। विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, कितना आएगा, छोटा बी। विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना है, कितना आएगा, छोटा सी। है ना, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। याद रखना, ये ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ये ऑर्डर होल नंबर भी हो सकता है, ये ऑर्डर ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे निकलता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली निकलता है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। यस। हाँ, अब जरा ये देखो बेटा, ये मेरे पास पीछे एक्चुअल रिएक्शंस थी। ठीक है भाई, अब हम जरा निकालते हैं ऑर्डर। ये होगी, देखो बेटा, फर्स्ट रिएक्शन कहता है एक्सपेरिमेंटल रेट को देखो। ठीक है, इसके अंदर NO2 की पावर कितनी है, 1। F2 की पावर कितनी है, 1। तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। इंडिविजुअल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 1 है, इंडिविजुअल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2 कितना है बच्चे, 1। देन आप दूसरी रिएक्शन देखो बेटा, इंडिविजुअल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 2 है, इंडिविजुअल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 है। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3। इंडिविजुअल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 या ओवरऑल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 कितना आ गया बेटा, 2 आ। तो ये कुछ भी हो सकता है, होल नंबर, फ्रैक्शन, एनीथिंग हो सकता है, पर ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर, कहते हैं ये सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज होता है जो रिएक्शन इक्वेशन के अंदर लिखे जाते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज एक सिंपल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। याद रखना, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली आता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी आप शक्ल देख के थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। ऑर्डर फ्रैक्शन में जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, 1 होगी मिनिमम,
या 2 या 3 और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। अगर आपके पास एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, आपको उसके अंदर स्लो स्टेप निकालना है, उससे पता चलेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। इसके अंदर हर स्टेप के अंदर आपको मॉलिक्यूलरिटी निकालनी पड़ती है। और अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो भी आपको स्लो स्टेप के ऑर्डर्स को सम करना पड़ेगा। अगर आपको ओवरऑल निकालना है, मॉलिक्यूलरिटी में ऐसा कोई ओवरऑल कॉन्सेप्ट नहीं होता। हर इंडिविजुअल स्टेप की अपनी क्या होती है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी। देन ऐसे क्वेश्चंस बेटा बड़े फेमस है। ये वाले क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू के अंदर। एक रिएक्शन है, उसको हमने डबल कर दिया, रिएक्शन को ट्रिपल कर दिया, हाफ कर दिया, तो रेट जो है वो कैसे अफेक्ट होता है। इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, ये इजीली आ जाते हैं, एमसीक्यू में बन जाते हैं। देन बेटा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, हमने यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी पढ़े हैं। तो रेट कांस्टेंट के बेटा यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर टाइम, या अगर गैसेस इन्वॉल्व हो तो बेटा ये क्या आ जाता है, बार 1 माइनस एन पर टाइम। ये होते हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट। अगर आपके पास जीरो ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आते हैं बेटा, मोल पर लीटर पर टाइम। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो क्या आते हैं, पर टाइम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से कोई एक ही यूनिट जो है वो आना है। सेकंड ऑर्डर का मैं फिर भी बता देता हूँ, इट इज पर मोल लीटर पर टाइम। सेम चीज है गैसेस के लिए। फर्क क्या आता है बेटा, मोल पर लीटर जो है वो किस में बदल जाता है, बार में बदल जाता है। तो इट इज बार पर टाइम, इट इज पर टाइम, और इट इज पर बार पर टाइम। ये गैसेस के लिए हो गया। और मैं अभी बता रहा हूँ हमारे कोर्स में यही दो रिएक्शंस हैं सीयूईटी के लिए। और उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा है। कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, आप रेट कांस्टेंट का यूनिट देखना, वहां पे लिखा होगा पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर ईयर। तो बेटा वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो 95% चांस है, 95 भी क्या, 98% चांस है न्यूमेरिकल जो है वो फर्स्ट ऑर्डर से ही आएगा, राइट। देन हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ये बेटर तरीका होता है बेटा रेट कांस्टेंट की वैल्यू या रेट निकालने का। और हमारे पास दो फॉर्मूले जो हैं वो आते हैं। एक आता है जीरो ऑर्डर के लिए, इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हमें फॉर्मूला जो है वो बताना है। मैं अभी भी कह रहा हूं ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ जो है जीरो ऑर्डर के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू रेट एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। और इसके अंदर दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है हाफ लाइफ। वो वैल्यू कितनी आती है वो हम बता देते हैं। ये एक ग्राफ और इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर का अगर आपको एग्जाम्पल पता लगाना है, दो रिएक्शंस, थर्मल डीकॉम्पोजिशन HI का गोल्ड सरफेस के ऊपर, और थर्मल डीकॉम्पोजिशन अमोनिया का प्लैटिनम सरफेस के ऊपर, ये दो बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं। देन हाफ लाइफ क्या होता है, ये वो टाइम होता है जो रिएक्टेंट या सब्सटेंस लेता है अपने इनिशियल अमाउंट को इसमें बदलने में, हाफ होने में, ठीक है। तो हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो है वो ये आता है। तो अभी भी मैं बता दूं कि जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। और दूसरा क्या आता है बेटा हाफ लाइफ का, इट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टू। ये दो फॉर्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ये दूसरा ग्राफ हो गया हमारा जीरो ऑर्डर के लिए, सॉरी थर्ड ग्राफ हो गया हमारा जीरो ऑर्डर के लिए। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्लॉट करते हैं बेटा, तो
आपको पता ही है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या क्या ग्राफ आता है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, 2.303 अपॉन टी, ए अपॉन ए माइनस एक्स, और बेटा हाफ लाइफ कितना आता है इसके अंदर, अपॉन, ये दो हमारे पास फॉर्मूले आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बच्चों मार्क कर लो इनको इंपॉर्टेंट, और इनमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल सीबीएसई में भी इसी पे बेस्ड होते हैं, और सीयूईटी में भी ज्यादातर न्यूमेरिकल अगर आया तो वो फर्स्ट ऑर्डर पे बेस ही आएगा। ठीक है, रही बात ग्राफ्स की, तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास ग्राफ कौन कौन से हैं, आप ये भी देख लेना। एक हमारे पास ये हो गया ग्राफ जहां पे लॉग आ जाता है, ठीक है, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए। ये दूसरा ग्राफ हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। और याद रखना कि भाई इसका स्लोप जो है वो क्या होता है, नेगेटिव, इसका स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक और फॉर्मूला आ जाता है ना, इनिशियल अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनटू ए रेज टू द पावर माइनस एटी। और इस केस में हमने हाफ लाइफ डिराइव किया था, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये एक और फॉर्मूला आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने का बच्चे। इज दैट क्लियर, आप कॉपी कर लीजिए। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए, और अगर कोई फ्रैक्शन की बात करता है, कुछ परसेंटेज की बात करता है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स हो गए, है ना। N2O5 का डीकॉम्पोजिशन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का डीकॉम्पोजिशन, देन जितनी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके है, जैसे रेडियम का रेडॉन में बदलना, हीलियम रिलीज करना, तो ये सारी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंडर में आते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, देन हम बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या हो गया, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहते हैं रिएक्शंस जो अपीयर करती हैं बड़े ऑर्डर की पर होती एक्चुअली छोटे ऑर्डर की हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स या सूडो रिएक्शंस। कहते हैं इन रिएक्शंस के अंदर एक रिएक्टेंट को हम कुछ ज्यादा ही लार्ज अमाउंट में डाल देते हैं, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, अनचेंज रहती है। मतलब आप डालते बहुत ज्यादा हो पर कंजम्पशन जो है वो कितनी होती है बेटा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। मतलब आपने 100% डाला तो 99.99% जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, और 0.01% अगर कंज्यूम हो गया तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ना के बराबर होगी है। इस वजह से उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखने का कोई फायदा नहीं होता, राइट। जैसे ये आ गया बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन, राइट। तो इसके अंदर आपने शुगर केन को पानी के साथ हाइड्रोलाइज किया, ठीक है। ये जो है आप कितना डालेंगे, 100%, बट इसकी कंजम्पशन जो है बेटा वो कितनी हो जाएगी, 0.01%। ये क्या होगा, कंज्यूम। तो 100 में से 0.01% अगर ये कंज्यूम हो रहा है तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इंटू वाटर इंटू कैटलिस्ट या एंजाइम या एसिड। तो जब हम इसके को यूज करते हैं तो बेटा हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, के। एक्चुअली में हम के को क्या मान चुके हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन हमारे पास इस रिएक्शन में एक और के इस्तेमाल होता है ना, जिसके अंदर ये वाला जो के डैश है वो पानी के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो एक्चुअल रेट कांस्टेंट देता है,
इसलिए हमने इस के को हमने क्या माना है, के डैश माना है ना। तो टेक्निकली वो कॉमा नहीं है, वो क्या है बेटा, के डैश है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर को भी हाइड्रोलाइज करने के लिए तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, वाटर डालना पड़ेगा। वाटर का जो अमाउंट मैं डालता हूं वो कितना होगा, 100%। पर कंजम्पशन जो है वो वाटर की कितनी होगी, 0.01%, जो ना के बराबर है। इसीलिए इसको हम एक्सप्रेशन में लिखना पसंद नहीं करते, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। तो ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं जनरली आपको बता देता हूं क्या है इस क्वेश्चन का पर्पस। कहता है एक एस्टर है हमारे पास, मिथाइल एसिटेट। इस एस्टर को हम क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये हो गया एस्टर। इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे पानी के साथ तो ये देता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। वो कहते हैं कि हम इनिशियली इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं, 0.85 मोल पर लीटर। और इतने से एस्टर को हाइड्रोलाइज करने के लिए पानी की कॉन्सेंट्रेशन जरा ध्यान से देखो कितनी है, 55 मोल पर लीटर। तो आप जब इसको हाइड्रोलाइज कर जाते हैं, फाइनली क्या होगा, ये जीरो आता है, जीरो आता है। और थोड़ी देर के बाद एस्टर कितना बच जाएगा, जीरो। ये कितना आ जाएगा, 0.85। और फाइनली क्या आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 0.85। लेकिन अगर आप 55 में से 0.85 माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 54.15 मोलर, जो टेक्निकली ऑलमोस्ट किसके बराबर है, 55 मोलर के बराबर है। तो सिर्फ इतने छोटे से अमाउंट ऑफ एस्टर को हाइड्रोलाइज करने के लिए, 0.85 मोलर एस्टर को हाइड्रोलाइज करने के लिए आपने टेक्निकली पानी कितना डाला, 55 मोलर। लेकिन उसमें से वो कंज्यूम कितना होगा, 0.85 मोलर ही होगा। तो जब हम पानी डाल रहे होते हैं तो दुनिया को लगता है कि अरे इतना सारा पानी डाल दिया, इतना सारा पानी डाल दिया, तो रिएक्शन का ऑर्डर तो बहुत ज्यादा आएगा। ऑर्डर डालने से नहीं आता, ऑर्डर ये आता है कि भाई वो रिएक्ट कितना कर रहा। तो इसलिए दुनिया को दिखता है कि इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि हम पानी बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में पानी जो रिएक्ट करता है वो बहुत कम अमाउंट होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एस्टर की ही काउंट होती है, वाटर की काउंट नहीं होती। तो सिंस एस्टर है इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर है। दिखता बहुत बड़ा ऑर्डर है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जा रहा है, इसलिए ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर आता है बेटा हमारे पास रिएक्शन का रेट और इक्वी कांस्टेंट। कहते हैं इक्वी कांस्टेंट जो है जिसको हम बेटा क्या लिखते हैं, के। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। ये टेक्निकली बेटा क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों के लिए ही काउंट होता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसके लिए मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन स्टडी किया, तो रेट रिएक्शन का फॉरवर्ड जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। और अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन को स्टडी करता हूं तो रेट रिएक्शन बैकवर्ड का बेटा वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होगा। जब इक्वी होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर होते हैं। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं तो फाइनली रेट कैसे निकाला जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये आ गया रिएक्टेंट, ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, प्रोडक्ट। तो बेटा इस बिहाफ पे अगर आप चाहो तो रेट कांस्टेंट को इसको अगर आप इन्वर्स कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। टेक्निकली ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये रेट जो है वो कैसे लिखा जाता है, इट इज
रेट बैकवर्ड अपॉन रेट फॉरवर्ड। जब आप इन दोनों को, मैं आपको इसको और अच्छे से लिख के दिखाता हूं। तो जब आप रेट यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इट इज के एफ अपॉन के बी विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विच इज इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट या रेट। तो इट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये हमने क्लास 11th में एक भी चैप्टर में पढ़ा था। तो कॉन्सेप्ट ये 12th से आता है, लेकिन हमने पढ़ा 11th में था। देन हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। वो क्या आता है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन की स्पीड का। हमने देखा, वेरी नाइस और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी स्पीड कंप्लीट होने की बेटा क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, एक्सेलरेट कर जाती है। और बड़ी कमाल की चीज क्या हमने ऑब्जर्व करी कि जब हम 10 केल्विन टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कम से कम नहीं तो बेटा क्या हो जाता है, डबल, या कभी कभार तो डबल से भी ज्यादा हो जाता है ना। कैसे निकालते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आता है, rate constant at 310 Kelvin divided by rate constant at 300 Kelvin। देखो टेम्परेचर डिफरेंस 10 केल्विन का हो गया। तो जब हम इन दोनों रेट कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 2 या कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। कहते हैं अब हमारे पीछे रीजन क्या है इस रिएक्शन में रेट इंक्रीज करने का। तो हमने अज्यूम किया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, तो उनकी एवरेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी का हम जो है वो निकालना शुरू करते हैं। तो ये वाली वैल्यू कैसे आती है उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम एवरेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी लगाएं विद 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, तो हम देखते हैं कि एवरेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी का लगभग 3.3% के आसपास जो है वो आता है। कैसे, ये देखो भाई, हमने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, 10 केल्विन। मान लेते हैं कि हमारी रिएक्शन जो है वो किस टेम्परेचर पे हो रही है, 300 केल्विन। तो परसेंटेज निकालेंगे तो एवरेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी का कितना आ रहा है, 3%, है ना। तो ये क्या आ गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ऑल्सो अगर मैं इसके अंदर वेलोसिटी का इंक्रीज निकालूं तो वो तो 3.3% से भी कम आ रहा है। और हमारी रेट कांस्टेंट, रिएक्शन की स्पीड यहां पर कितनी इंक्रीज कर रही है, 100%। एवरेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है मॉलिक्यूल्स का, 3.3%। वेलोसिटी में कितना आ रहा है, अंडर रूट 3.3%। और रेट कांस्टेंट जो है वो 100% इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है जो हमने ये रीजन पढ़ा है ये सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो फिर सर सही एक्सप्लेनेशन क्या है कि सिर्फ 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर एवरेज, सिर्फ 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट 100 टाइम्स कैसे बढ़ रहा है। तो हमें पता लगा कि एक कंटेनर के अंदर दो टाइप की कोलिजन्स जो है वो होती है। एक होती है इनइफेक्टिव कोलिजन जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाते, और एक होती है इफेक्टिव कोलिजन जो जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलाइड करके प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। जब आप 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स जो है बेटा वो क्या हो जाती है, डबल, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि रेट कांस्टेंट 10 केल्विन बढ़ाने पर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मैक्सवेल ने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने हमें एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ के अंदर उन्होंने हमें ड्रॉ करके दिखाया कि रिएक्शन जो है वो ऐसे प्रोसीड करती है। और आप बात कर रहे हैं
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जिनको आप किससे डिनोट करते हो, डेल्टा एन अपॉन टोटल एन से। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये ग्राफ जो है एक ऐसा कर्व जो है वो शो करता है एक एनर्जी के रिस्पेक्टिव। आपको किसी भी रिएक्टेंट को किस एनर्जी तक ले जाना होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। ये क्या एनर्जी होती है, ये एक मिनिमम एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स की, जिनको कोलाइड करके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो वो कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, वो सिंपल क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इनइफेक्टिव कोलिशन। लेकिन अगर मॉलिक्यूल एनर्जी हासिल करके कहां तक पहुंच जाता है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक, तो जब वो कोलाइड करेगा तो वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। तो मैक्सवेल ने हमें बताया कि कैसे हम एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को एक मिनिमम एनर्जी बैरियर, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ई नॉट, ये होता है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। जब तक रिएक्टेंट इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनाएगा। अब आप देख लो कितने सारे रिएक्टेंट जो है वो सिंपली क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। इतने सारे रिएक्टेंट जो है वो सिंपली क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, पर ये प्रोडक्ट नहीं बना रहे, क्योंकि ये एक सिंपल एनर्जी है। जब तक ये एनर्जी यहां तक नहीं पहुंचेगी थ्रेशोल्ड तक, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जितने भी मॉलिक्यूल्स इस बैरियर के बाद हैं, ये सारे जो है बेटा वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब हम एनर्जी टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज, ठीक है, तो यही कर्व जो है हमारा पहले से क्या हो जाता है, छोटा, और अब यही कर्व जो है वो यहां तक आ जाता है ना। तो आप देख सकते हैं पहले पर्पल कलर के अंदर बेटा मॉलिक्यूल्स कम थे, अब रेड कलर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो गए हैं बेटा, डबल हो गए हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T1, और ये वाला टेम्परेचर कितना है, T2। जहां पे T1 जो है वो छोटा है और T2 टेम्परेचर जो है वो क्या है, वो बड़ा है। समझ में आ गया। ये आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब यहां पर बात आती है एक नई टर्म की, एक्टिवेशन एनर्जी। सर ये क्या चीज है बेटा, ये मिनिमम एनर्जी हमको देनी पड़ेगी ताकि हम रिएक्टेंट्स को कहां तक ले जाएं, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। एग्जैक्टली। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो टेक्निकली मैं एनर्जी दे रहा हूं ताकि मॉलिक्यूल्स कहां तक पहुंच जाए, थ्रेशोल्ड तक, और फिर वो क्या बना ले, प्रोडक्ट बना ले। ठीक है। अब आप ये देख लीजिए बेटा, ये मेरे पास एनर्जी है किसकी, रिएक्टेंट्स की, है ना। ये मेरे पास एनर्जी जो है वो किसकी है, रिएक्टेंट्स की है। इनको मैं एनर्जी दे रहा हूं, इसे क्या कहते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। जब ये एनर्जी लेते हैं तो बेटा ये क्या बनाते हैं, एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है। ये अपने आप को ब्रेक करता है, स्प्लिट करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और फाइनली क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो आप देख सकते हैं एनर्जी ये ले कम रहा है पर दे ज्यादा रहा है। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू किससे, रिएक्टेंट से। ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, जो भी उन मॉलिक्यूल्स की क्या थी बेटा, नॉर्मल एनर्जी, उसको किसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से, तो जो वैल्यू आएगी उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये मुझे देनी पड़ेगी। तो टेक्निकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी जो हमें देनी पड़ती है, किसको, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स को, ताकि उनका एनर्जी इंक्रीज करके कहां तक पहुंच जाए, थ्रेशोल्ड तक, और वो क्या बना सके, प्रोडक्ट बना सके, उसे कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये देखो, जैसे ये रिएक्शन है, हम तो रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होता है, रिएक्टेंट्स को हमें क्या देनी पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि वो क्या बना सके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो क्या होता है, अनस्टेबल, जो बाद में एनर्जी रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे H2 प्लस I2, जब हम H2 और I2 को एनर्जी देते हैं तो पुराने बॉन्ड्स टूटने शुरू हो जाते हैं, नए बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं,
बाद में एनर्जी रिलीज होती है और वो क्या बनाता है, HI बनाता है, प्रोडक्ट बना लेता है। कहते हैं अगर एनर्जी रिलीज कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्यादा है जो हम एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, अगर एनर्जी रिलीज जो है वो कम है जो हम दे रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एनर्जी रिलीज ज्यादा है, एक्सो है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी रिलीज कम है, तो वो क्या हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। देन हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो किसी भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो आप देख सकते हैं ये हो गई एनर्जी और रिएक्शन के बेस के ऊपर ग्राफ। ये है एनर्जी रिएक्टेंट की, ये है एनर्जी प्रोडक्ट की। इन दोनों एनर्जी के गैप को हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसके अंदर एनर्जी रिएक्टेंट की फॉरवर्ड के लिए हम कम दे रहे हैं, एनर्जी एक्टिवेशन बैकवर्ड की ज्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। और सिमिलरली इस केस के अंदर एनर्जी फॉरवर्ड की ज्यादा है, एनर्जी बैकवर्ड की क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, है ना। तो इस केस में एक्सोथर्मिक में डेल्टा ई नेगेटिव आता है, एंडोथर्मिक में डेल्टा ई क्या आता है, पॉजिटिव। ये हम क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक कंपैरिजन ने हमें बताया है, दिखाया है कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट के लिए आपको कम देनी पड़ती है अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, तो आपको वो एनर्जी जो है वो कम देनी पड़ती है बेटा। तो अब आर्हेनियस ने टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी इन सबको रिलेट किया और उन्होंने एक इक्वेशन बनाई कि रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, और अगर आप इसको हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आता है उसको आप क्या कहते हैं, ए इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन जो है वो बन जाती है, जहां पे बेटा ए को हम किन किन नामों से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, हम किस नाम से जानते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इस नाम से जानते हैं, जो क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन्स taking place in a container in 1 second in 1 unit volume of solution। तो कितनी बाइनरी कोलिशंस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स की आपस की कोलिशन जो है वो हो रही है 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है ना, एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर, उसे कहते हैं आप ए, दैट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसी एक्सप्रेशन को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा, लॉग के विच इज इक्वलेंट टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो ये एक और फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो हमको तो सिर्फ फॉर्मूला लिख के ही आंसर जो है वो करना है। तो इसकी डेरिवेशन जो है वो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, जिसकी हमें बता मतलब डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये देखो ये वाला फॉर्मूला आता है, और अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं लॉग के अपॉन 1/t, तो जो स्लोप है हमारा क्या आता है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। बेटा ये हमारा स्लोप आता है, ठीक है। तो ग्राफ में ध्यान रख देना कि वहां पे क्या आएगा बेटा, आर भी आएगा, राइट, यस, ठीक है। देन अब बेटा सिंस हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर दो टेम्परेचर लिए थे, एक क्या लिया था T1 और एक क्या लिया था T2,
T1 पे रेट कांस्टेंट कितना आता है K1 और T2 पे रेट कांस्टेंट कितना आता था बेटा K2। तो अगर आप उन दोनों को सॉल्व करोगे, डिराइव करोगे, तो हमारे पास जो तीसरा फॉर्मूला आता था वो क्या था, log K2 अपॉन K1 विच इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 -1/T2। और जहां पे मैं आपको बता दूं कि 2.303 R, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आती है 19.14। इसको कांस्टेंट है बेटा, इसको याद कर लेना, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं EA का एक्चुअल यूनिट जो है वो किलोजूल पर मोल में होगा, लेकिन फॉर्मूले के अंदर EA जो है वो किसमें इस्तेमाल होगी, जूल के अंदर इस्तेमाल होगी। तो जब आप इसका आंसर लिखते हैं तो वो टेक्निकली किलो जूल में होता है, पर जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं सॉल्विंग के लिए तो वो किसमें होता है, जूल में। क्लियर है बच्चों, है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा डेरिवेशन से आता है, तो वही आर्हेनियस इक्वेशन पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसके बाद लॉग की फॉर्म के अंदर। सिंस दो टेम्परेचर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए बेटा हमने दोनों को टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट को सॉल्व करके हमने हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो बना दी। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास पता लग गया एक्सो क्या है, एंडो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी रेट कांस्टेंट पे कैसे होती है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के, इसी के ऊपर बेस्ड। और हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो क्या आता है बेटा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट। कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या क्या कर देता है, डिक्रीज, ठीक है ना, बट खुद किसी भी चेंज को शो नहीं करेगा। एक्चुअली कैटलिस्ट एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से रिएक्टेंट्स पहले जो है कैटलिस्ट के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है, इसलिए उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। यही अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज करता है ताकि वो प्रोडक्ट बनाए और कैटलिस्ट को क्या कर दे, रीजेनरेट कर दे बेटा। तो कैटलिस्ट का पर्पस क्या आता है बेटा, पहला, इट लोअर्स डाउन द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी मैं पहले दे रहा था, कैटलिस्ट ऐड करने पे वही एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। और दूसरा, ये रिएक्शन को एक नया पाथ देता है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। और तीसरा, अपना सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स इट्स ओन सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन टू अकर। अपना ही सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा रिएक्शन को क्या करने के लिए, अकर करने के लिए। ठीक है बच्चों, है ना। चलो, यस सर। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, एक तो ये बहुत छोटे अमाउंट में हमें चाहिए होता है, बहुत बड़ा चेंज ले आता है। ये रिएक्शन को शुरू नहीं करता, पर याद रखना कैटलिस्ट रिएक्शन को क्या करता है बेटा, एक्सेलरेट करता है। एक कैटलिस्ट जो है डेल्टा जी की वैल्यू को एंड डेल्टा एच की वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। सर क्या मतलब, लेट सपोज किसी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू -30 है, तो -30 का आंसर कैसे आ सकता है, -70 +40, और कैसे आ जाएगा बेटा, -200 +170। तो आप देखो ना, बिना कैटलिस्ट के मेरी एनर्जी वैल्यूज कितनी आ रही है बेटा, बहुत बड़ी, लेकिन जब मैंने कैटलिस्ट लिया तो यही वैल्यूज छोटी हो गई, बट उनका डिफरेंस क्या रहा, सेम रहा। ये फायदा होता है कैटलिस्ट का इस्तेमाल करने का, इंथैल्पी चेंज और डेल्टा जी छोटा हो जाता है। कहते हैं एक कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन इन दी एंड वो रीजनरेट करके बिल्कुल वापस वैसा ही आ जाता है। तो ये देखो बेटा, ये है रिएक्टेंट्स, बिना कैटलिस्ट के एनर्जी गेन करते हैं, क्या बनाते हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जो बाद में एनर्जी लोअर डाउन करता है, और बेटा क्या बना देता है, प्रोडक्ट।
लेकिन जब आप इसी में कैटलिस्ट डाल देंगे, वही रिएक्टेंट एनर्जी गेन करते हैं, पहले से बहुत कम है, और फिर बाद में वही प्रोडक्ट जो है वो बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके लिए इंथैल्पी चेंज क्या रहा, सेम, पर डिफरेंस जो है, बिना कैटलिस्ट के आप पहले इतनी एनर्जी दे रहे थे, अब कैटलिस्ट के साथ ऑलमोस्ट आपकी एनर्जी जो है वो क्या हो गई, हाफ हो गई। रिएक्शन बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कैटलिस्ट जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाता है, उतनी ही स्पीड से वो बैकवर्ड भी बढ़ाता है, ताकि इक्वी कांस्टेंट के जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। देन हम बात करते हैं कोलिजन थ्योरी केमिकल रिएक्शंस की। कहते हैं कोलिजन थ्योरी एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के समहाउ ही बेस्ड है, और ये अच्छा एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी के हिसाब से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ना एक स्फेयर की तरह होते हैं जो काफी हार्ड होते हैं, एंड रिएक्शन तभी अकर करती है जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। नाउ आर्हेनियस ने क्या बताया और क्या प्रॉब्लम निकली। आर्हेनियस ने अपनी इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी फैक्टर जी, या फिर बेटा मैं इसको क्या लिख दूं, ए, इंट्रोड्यूस किया था, जो सिर्फ एटम्स के लिए या सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता था। लेकिन अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गए, तो बेटा इक्वेशन जो थी या डेविएशन जो थी वो हम बड़ी अलग से देख रहे थे, दूर जा रही थी। अब हुआ क्या, लेट अस टेक अप एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास ब्रोमोमीथेन है। तो ब्रोमोमीथेन का मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। कुछ ऐसा होगा, और इस ब्रोमोमीथेन को आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट एक न्यूक्लियोफाइल के साथ, OH नेगेटिव। कहते हैं ये रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब दो तरीके, क्यों भाई, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रोड को, सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं है। आप उसको एनर्जी दे दो और बोल दो कि भाई कोलाइड कर ले, तो ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक और रीजन पे डिपेंडेंट है कि भैया मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन क्या है जब वो कोलाइड कर रहा है। पता लगे कि अगर मॉलिक्यूल सामने से कोलाइड कर रहा है तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेटा क्या कर लेंगे, रिपेल कर लेंगे। हाँ, अगर ये मॉलिक्यूल पीछे से कोलाइड करता तो रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती। तो आर्हेनियस ने सिर्फ क्या इंट्रोड्यूस किया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। लेकिन अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई आप थ्रेशोल्ड एनर्जी के अलावा आपको एक और फैक्टर देखना है, और वो कौन सा फैक्टर है कि मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन क्या है। तो आपको दो चीजें देखनी होती है, एक इट शुड पोजेसेस थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड दूसरा इट शुड पोजेसेस प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। तो अब हमारे पास एक नया फैक्टर आया। इस नए फैक्टर को हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन या स्टेरिक या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, पी, जो हमने इक्वेशन में ऐड कर दिया। तो पहले जी, जिसको हम ए भी मान सकते हैं, जो है ना था हमारे पास, अब हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन में, के इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर। पर इससे क्वेश्चंस कम ही आएंगे सीयूईटी के अंदर, उससे पहले तक तो डेफिनेटली उसमें से आ सकते हैं। ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को इग्नोर करता है। अब आपने ओरिएंटेशन तो ले आए, जब आप ओरिएंटेशन लेकर आओगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, उसमें भी फिर प्रॉब्लम आने लगती है, फिर सिचुएशंस आने लगती है। जहां पे हमारा ये चैप्टर जो है वो होता है खत्म। और अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जहां पे हम करेंगे असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर। हाँ जी।
तो ये हमारी असाइनमेंट आ गई जिसके अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कर रहे हैं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन। तो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, करो भाई इनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट बेटा क्या होता है? चेंज एक्टिवेशन। तो चेंज एक्टिवेशन एनर्जी। कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज्ड, है ना? कहता है इस रिएक्शन के लिए आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस। तो 1/5 नेगेटिव ऑफ 1/5 ऑफ ब्रोमाइड आयंस, है ना, विच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ब्रोमीन। तो 1/3 ऑफ ब्रोमीन आ रहा है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, ब्रोमाइड जो है वो नेगेटिव में होना चाहिए। ए ऑप्शन। डी ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि वो उन्होंने 3 जो है वो शिफ्ट कर दिया ऑपोजिट साइड पे, से वो न्यूमरेटर बन गया। देन फोर्थ कहता है कंसिडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का इज E1 प्लस एक्टिवेशन एनर्जी प्लस E2 एंड प्रोडक्ट का इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, and the product is less stable than the reactants. Activation energy forward का is E1 plus E2 and product जो है वो कम stable है। yes, है ना? नहीं, A ही सही है। नहीं, क्योंकि ये देखो ना E1 and E2 जो है वो यहां तक आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वाली एनर्जी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता तो प्रोडक्ट की जो लाइन है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए थी, इससे नीचे आनी चाहिए। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। देन हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। कहते हैं consider the first order gas phase decomposition given below. The initial pressure of the system before decomposition of A was Pi. After the lapse of time, the total pressure of the system is increased by X, है ना, of the system, ठीक है। तो and becomes PT, the rate constant K for this given equation increases by X। दो रिएक्टेंट है ना, the initial pressure system become decomposition of A was P। अच्छा, सिर्फ A के रिस्पेक्टिव ही बात करना है, दोनों के रिस्पेक्टिव नहीं बात करना। तो इनिशियल जो है वो क्या हो गया? I, and the lapse of time total pressure of system is increased by X units। then the total, हाँ, सी या डी में से होगा सर। सी एंड डी नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा ना। एक्स को आप अज्यूम करके चल रहे हो। मान लो कि अगर ए है, ए जो है वो सी देता है, तो अगर ये इनिशियल प्रेशर पी आई है तो ये क्या आ जाएगा? 0। और अगर ये कितना बच गया? पी आई माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो ये एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उस हिसाब से इस टोटल प्रेशर पे 2 PI माइनस PT आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में ही सॉल्व करके उन्होंने दे रखा है। कहता है द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर, हाँ, ऑप्शन सी। अच्छा, द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? मोल पर लीटर पर टाइम, है ना। ऑप्शन सी। The rate of the gaseous equation
reaction is given by the expression this. If the volume of the reaction vessel is suddenly reduced to 1/4, अगर वॉल्यूम कम कर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. द न्यू रेट विल बी रिलेटेड टू कितना आ जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना. ओ 1/16 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. सर ये वाला बताना था. कहते हैं the gas of the reactant is given by the expression this. If the volume of the reaction vessel is suddenly reduced to 1/4, तो अब इसके लिए भी आप क्या लिखोगे 1/4, इसके लिए भी आप क्या लिखोगे 1/4. तो 1/4 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा 1/16. कहते हैं the reaction A gives you B, the rate of the reaction increases 2 times on increasing the concentration A 4 times. The order of the reaction will be कितना. In the reaction, the rate of the reaction increases 2 times. When the increases the concentration of A 4 times. It will be half. कहते हैं half life of a first order reaction is इतना. What is the value of the rate constant? So K will be equivalent to 0.693 divided by 69.3. तो मोटा मोटा ये कितना आ जाएगा 0.01 seconds. The activation energy of a reaction can be determined from the slope of which of the following graphs? ln K versus 1 upon time. If 75% of the first order reaction was completed in 32 minutes, so 50% of the same reaction will be completed in कितना 16 minutes. Then 12th question. Which of the following is not true, not correct about the order of a reaction? The order of a reaction can be fractional. Yes. Order of a reaction is experimentally determined quantitatively. Yes. Order of a reaction is experimentally determined. No. Order of a reaction is always equal to sum of the stoichiometric coefficient. No. The rate of the reaction is this much per mole square liter square per second. The order of the reaction कितना आ जाएगा 3 mole per liter. It is 3. For the reaction this experimental data suggests कि rate is given, then the molecularity of the reaction is कितना molecularity and the order. So molecularity will be 2 molecules का react कर रहे हैं और order कितना आ जाएगा 1 plus half. So it is 2 and 1.5. फिर कहते हैं diazonium salt decomposes as this. The evolution of nitrogen gas becomes 2 times faster when the initial concentration of salt is doubled. Therefore, it is what type of a reaction? 2 times faster when double. तो बेटा ये कितना हो गया 0 order. Oh, first order. कहते हैं the activation energy of a reaction is 0. The rate of the reaction क्या आ जाएगा भाई है ना increases with increase in temperature. The rate of the reaction increases with increase in temperature. If activation energy is 0, मतलब उसको heat देने की जरूरत ही नहीं है ना. The rate of the reaction decreases with decrease in temperature. Decreases with increase in temperature. It is nearly independent of temperature. So कहते हैं the rate of the reaction is this is found to be this concentration of reactant B is double, keeping the concentration of A as constant. The value of the rate constant will be same. वो तो सेम ही रहेगा ना, रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा, रेट बदलेगा ना, ये तो सेम ही रहेगा. ठीक है. 18th question. Which of the following expression is correct for the
rate of the reaction given below. Br माइनस और H पॉजिटिव के लिए दे नहीं, C is the correct option. वो नेगेटिव नहीं है और उल्टा कर दिया ना, 6 नीचे आएगा। हाँ, फिर कहते हैं which of the following statement is not correct for the catalyst? It catalyzes forward and backward. It alters. हाँ, ये गलत हो गया अभी। ये भी था। फिर कहते हैं consider the Arrhenius equation given below and identify the correct option. है ना? कहते हैं the rate constant increases exponentially with increase in EA. No, decreasing temperature गलत हो गया, है ना? तो rate constant increases with increase in temperature होना चाहिए। वो वाला कहाँ पे आ रही है लाइन? हाँ, या तो B है या तो D है। कहते हैं rate constant decreases exponentially with increase in activation energy. नहीं नहीं नहीं, decreasing temperature गलत हो गया। Rate constant increases exponentially with decrease in activation energy, है ना? अगर आप rate constant बढ़ रहा है तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना उसको, and with increase in temperature. तो D is the correct option. 21st कहता है in the reaction this the time taken for 75% completion of P is twice the time taken for 50% completion of Q. The concentration of Q varies with reaction as shown in the figure. The concentration of Q varies with reaction as shown in the figure. The overall order of the reaction कितना आ जाएगा? सर 1 फर्स्ट ऑर्डर आएगा। कहता है a large increase in the rate constant with small rise in temperature of a gaseous reaction is indicative of large number of collisions at a higher temperature. The half-life of a radioactive isotope is 3 hours. If the initial mass of the isotope is 256 grams, the mass remained undecayed after 18 hours. है ना? तो mass remained undecayed after 18 hours. तो 0.693 divided by 3, which is equivalent to 2.303 upon time कितना चाहिए? 18 into log 256 upon ये निकालना है a minus x। फॉर्मूला ये लगेगा। वैसे हाँ, इसको रिड्यूस कर दो ना, 3 आवर्स है ना, तो 6 हाफ लाइफ नहीं 3 से 18 कर जाएगा 6 बार। हाँ, तो 6 हाफ लाइफ हो गया ना। तो 6 हाफ लाइफ का मतलब हो गया पहली हाफ लाइफ में 256 का आधा कर दो, कितना आ गया? 148। इसका आधा कर दो 72, इसका आधा कर दो 36, इसका आधा कर दो 18, इसका आधा कर दो 9। तो ये हो गया एक हाफ लाइफ, 2 3 4 5, 9 का आधा कर दो 4.5, तो बोनस के आसपास 4 ग्राम के आसपास है ना। तो 18 को मैं डिवाइड कर दिया 3 से, 6 हाफ लाइफ आ गया, तो मैं उसको आधा कर दिया। 24 कहता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर, डिटरमाइनिंग रेट कांस्टेंट्स एट 2 टेम्परेचर T1 एंड T2, है ना। तो चलो बाकी के क्वेश्चंस जो है वो आपको होमवर्क में मिल गए, जिसको हम आगे डिस्कस जो है हम कर लेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।